चलिए, तो आज हम लोग हमारा बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा चैप्टर दैट इज़ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ये आज शुरू करने जा रहे हैं। आज की हम लोगों की जो क्लास होगी ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा खतरनाक कुछ ज़्यादा डिटेल वाला काम नहीं करेंगे, बट द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अब जैसा कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है कि भाई तुम एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हो, तो उस नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा ये उस केमिस्ट्री के बारे में बातचीत की जा रही है जो क्लास 11th एंड क्लास 12th में लैब्स में करवाई जाती है। स्टूडेंट्स लैब्स में इसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो होती है आप लोगों की, इसमें आप लैब में करते क्या हो? बहुत कुछ करते हो। टाइट्रेशंस परफॉर्म करते हो, है ना। आप जो आयंस होते हैं, आप अपने आयंस को आइडेंटिफाई करते हो कि आपको जो फलाना फलाना आयन दिया गया है, या हो सकता है जो भी स्पीशीज़ आपको दी गई है वो आइडेंटिफाई करते हो। तो अभी हम लोग हमारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। हम लोग जो यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये पर्टिकुलर टॉपिक हम लोगों का रहेगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बराबर, ठीक है। अब ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है क्या? इस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोगों को ये कहा जाता है, लैब्स में एक छोटी सी पुड़िया बांध कर देते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिकल में लैब्स पे काम करते हो तो आप इस चीज़ से फैमिलियर होगे। उस पुड़िया में एक छोटा सा अननोन सॉल्ट होता है आपके पास, ठीक है। आपके पास पाउडर होता है, सॉल्ट होता है। आपको टेस्ट करना होता है बहुत सारे, और उन बहुत सारे जो आप लोगों का चैप्टर, मतलब बहुत सारे जो आप लोगों के टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के वाया आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि उस पर्टिकुलर गिवन पाउडर में कौन से आयंस मौजूद हैं, ठीक है। आपको एक छोटी सी पुड़िया में थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में पाउडर दिया रहता है ना। अच्छा, और उसका आप लोगों का जो पाउडर है उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना रहता है कि बताइए भैया इसमें कौन से आयंस मौजूद हैं, यानी कि एसीटेट आयन है कि क्लोराइड आयन है, कि ब्रोमाइड आयन है कि सल्फाइड आयन है, कि कॉपर 2+ है कि Ag+ है, कि Fe3+ है कि Fe2+ है। इस तरीके से आपको आयंस आइडेंटिफाई करने होते हैं। छोटी क्लास से आप ये बहुत ही अच्छे से जानते हो कि आयंस को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं आप लोगों के पास कैटायंस, और दूसरे होते हैं आप लोगों के पास अनायंस। डन। बहुत सारे कैटायंस हैं, बहुत सारे अनायंस हैं, बट उन बहुत सारे कैटायंस या उन बहुत सारे अनायंस में से हम लोग एवी ही सारे कैटायन या सारे अनायंस को ढूंढने नहीं लगते, ठीक है। आपकी एक लैब मैनुअल की एक किताब रहती है, ठीक है, बराबर। उस लैब मैनुअल की किताब में कुछ 10-15 कैटायंस या 10-15 अनायंस होते हैं। उन 10-15 कैटायंस और उन 10-15 अनायंस को आपको क्या करना होता है? आइडेंटिफाई। अगर मान लेते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में 200 कैटायन है, तो आप उन 200 कैटायन में से कोई भी एक रैंडम कैटायन ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपके पास आपकी लैब मैनुअल में एक सर्टेन नंबर ऑफ कैटायंस एंड एक सर्टेन नंबर ऑफ अनायंस फिक्स होते हैं, और उन फिक्स सर्टेन नंबर ऑफ कैटायंस एंड उन फिक्स सर्टेन नंबर ऑफ अनायंस में से आप ढूंढते हो कि अच्छा ठीक है, मैं ये वाला कैटायन ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मैं ये वाला अनायन ढूंढ रहा हूँ। रैंडमली आप कोई भी अनायन या कोई भी कैटायन आप नहीं ढूंढते, ओके, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला कैटायन हमें ढूंढना है, कौन सा वाला नहीं ढूंढना है? तो अगर आप जिस भी स्कूल में हो, जिस भी कॉलेज में हो, जब आप प्रैक्टिकल लैब्स में घुसकर एक्चुअल में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो एक्चुअली में वहाँ पे आपको धीरे धीरे चार्ट्स लिखवा के दिए जाते हैं, या फिर लैब मैनुअल्स की बुक दी जाती है। उनमें जो नंबर ऑफ कैटायंस होते हैं या उनमें जो नंबर ऑफ अनायंस होते हैं, वो हम लोगों को उसके टेस्ट याद करने रहते हैं। तो इतने सारे टेस्ट क्या हम याद रखेंगे? नहीं। जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो धीरे धीरे आपको ये टेस्ट ऑटोमेटिकली रट जाते हैं, पता है, ऑटोमेटिकली रट जाते हैं। मतलब आपको हफ्ते में अगर मान लेते हैं आपके 2 दिन प्रैक्टिकल्स होते हैं केमिस्ट्री के, तो अगर आप पूरे महीने भर या पूरे साल भर आप ये आयंस आइडेंटिफाई करने का काम अगर आप कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको ये आयंस के जो
टेस्ट है वो आपको याद हो जाता है। अब जैसे मान लेते हैं तुम कोई एक पर्टिकुलर खाने की डिश बनाते हो, उसकी रेसिपी तुम गूगल से ढूंढते हो, यूट्यूब से ढूंढते हो और उसको देख देख कर वो पर्टिकुलर आइटम बना लेते हो। एक बार जब वो तुम आइटम बना लेते हो, क्या दूसरी बार तुमको उस आइटम को बनाने के लिए या तीसरी बार चौथी बार आप वापस से रेसिपी के साथ गो थ्रू करते हो? बट क्या पाँचवीं छठवीं बार आपको रेसिपी के वापस से रिविजिट करके गो थ्रू करने की नीड होती है क्या? आपको ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रट्टा हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल काम करते करते हमको ये चीज़ें याद हो जाती है। हाँ, अब क्या ये चीज़ हमारे JEE मेंस या JEE एडवांस में इम्पॉर्टेंट है? हाँ, कभी डायरेक्टली सवाल तो देखो पूछा जाना इस टॉपिक से बहुत ही रेयर है, बट जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के सवाल होते हैं, इसमें ये डाला, ऐसा दिखा, वैसा दिखा, उस टाइप के सवालों में आपको हाँ ये टॉपिक देखने को मिलता है। हार्डली एक आधी सवाल इससे आया तो आया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो एक बात पहले आप याद रखिए कि कैटायंस को हम लोग कहते हैं बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, कैटायंस को कहा जाता है बेसिक रेडिकल्स और अनायंस जो होते हैं उन्हें कहा जाता है एसिडिक रेडिकल्स। अब कैसा है, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन से पता होता है कि अच्छा हाँ ये फलाना चीज़ कैटायन है, हाँ ये फलाना चीज़ अनायन है, लेकिन जब उन्हें रेडिकल्स के टर्म से पूछा जाए, 4 ठोक रेडिकल देकर कि आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन सा रेडिकल एसिडिक है, कौन सा रेडिकल बेसिक है, तो उन्हें यही नहीं पता होता है कि एसिडिक रेडिकल कौन सा है, बेसिक रेडिकल कौन सा है। ठीक है, बराबर। तो पहले तो ये याद होना चाहिए कि कैटायंस को बेसिक रेडिकल्स कहा जाता है और अनायंस को एसिडिक। ऐसा क्यों मैम? रीज़न, इसका रीज़न अगर हम इसके रीज़न पे बात करें तो आपके आजू बाजू बहुत सारे बेसेस हैं। आपने किसी भी एक बेस को उठा लिया, मैंने मेरे पसंदीदा बेस NaOH को उठाया, उसका जो OH नेगेटिव है, ठीक है, उसको आप हटा दो, तो आपके पास बचता क्या है? आपके पास बचता है Na पॉजिटिव। तो ये Na पॉजिटिव आपको मिला कहाँ से? मतलब ये जो आपका कैटायन है आपको मिला कहाँ से? ये कैटायन हमको मिल रहा है बेस से, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर कैटायन को बेसिक रेडिकल्स कहा जाता है। आप कोई भी एसिड उठा लो, लेट से आपने HCl उठा लिया, उसके अंदर का H हटा दो, क्या बचेगा? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्या है? Cl नेगेटिव एक अनायन है। वो जो Cl नेगेटिव आपके पास अनायन है, वो अनायन आपको कैसे मिला? आपको एक एसिड से मिला, इसीलिए उस पर्टिकुलर Cl नेगेटिव को आप क्या कहते हो? आप उसे एसिडिक रेडिकल्स कहते हो। आप उसे क्या कहते हो? एसिडिक रेडिकल्स कहते हो। ठीक है, खैर, तो बेसिक रेडिकल्स क्यों कहा जाता है, एसिडिक रेडिकल्स क्यों कहा जाता है, इस पर हमने बातचीत की। हम लोग कैटायन के आइडेंटिफिकेशन को भी पढ़ेंगे, हम अनायन के भी आइडेंटिफिकेशन को पढ़ेंगे, बट स्टार्टिंग हमारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की अनायन से हम करने वाले हैं। छोटा है क्योंकि कैटायन थोड़ा बड़ा है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आज जनरल बातचीत कर रही हूँ, मैं आज कुछ भी नहीं बढ़ाने वाली हूँ, ध्यान रखना। अब देखो, जब भी आप किसी भी प्रकार की एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप तुक्के मारो कि इसमें ये डाल लेते हैं, उसमें वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। ऐसे तुक्के मार मार के एनालिसिस नहीं होती है ना। अगर आप ऐसे तुक्के मार मार के एनालिसिस करोगे 15 से 20 रेडिकल्स की, तो मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा, बट तुम्हारा एंड में रिजल्ट 0 आएगा। इवन जब तुमने अलग अलग तुक्के मार के एनालिसिस की तो उस एनालिसिस के दौरान आपने जो बहुत सारे केमिकल्स बर्बाद किए वो सो अलग। केमिकल्स फ्री के नहीं आते, पैसा लगता है उसके लिए, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, एनर्जी बर्बाद, एंड रिजल्ट क्या निकला? 0। तो किसी भी प्रकार की एनालिसिस आप करिए, आप चाहे कैटायन को ढूंढिए चाहे आप अनायन को ढूंढिए, एनालिसिस करने के लिए आप लोगों को प्रॉपर क्या करनी पड़ती है? स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से स्टेप्स करते हो फॉलो, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर डायरेक्ट आपका ऑपरेशन थोड़ी ना कर देता, चीर फाड़ नहीं करता ना। क्या करता है डॉक्टर? डॉक्टर एक्चुअली आपको एग्जामिन करता है, आपके सिम्टम्स को देखता है,
फिर सिम्टम्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि आपके इतनी बड़ी बॉडी में डैमेज कहाँ हुआ है, लीवर में हुआ है, किडनी में हुआ है, स्टमक में हुआ है, ब्रेन में हुआ है, लंग्स में हुआ है, राइट। ऐसा थोड़ी ना करता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के चक्कर में आपकी बॉडी को अलग अलग जगह से काट रहा है, पीट रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। पहले वो एग्जामिन करता है, सिम्टम्स देखता है, आपकी बातें सुनता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि हाँ मेरी बॉडी में मुझको यहाँ पे फलाना जगह पर क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, और फिर वो उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है। फिर उसको कंफर्म करवाने के लिए आपसे लैब टेस्ट करवाता है, राइट, कि अच्छा ये सही में इस पर्टिकुलर ऑर्गन की दिक्कत है कि नहीं है। टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स अगर पॉजिटिव आती हैं तो फिर वो उसको लेकर आगे श्योर होता है और फिर आपका ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर बीमारी या उस पर्टिकुलर ऑर्गन के प्रति स्टार्ट होता है। तो यही सारी स्टेप्स हम लोग हमारे लैब में जब हमें आयंस को आइडेंटिफाई करना रहता है उस वक्त भी हम लोग यही सारी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही अच्छे से 2 कामों में एनालिसिस को डिवाइड करते हैं। चाहे आप कैटायन के एनालिसिस करो या चाहे आप एनायन के एनालिसिस करो, स्टेप्स को ब्रॉडली 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट का मतलब ये होता है कि ऊपर से आपको जो पुड़िया में सॉल्ट दिया गया है उस सॉल्ट की बिना कोई केमिकल रिएक्शन करवाए, या फिर अगर करवानी भी पड़ी तो छोटी मोटी केमिकल रिएक्शन, ज़्यादा बड़ी वाली नहीं, है ना, पीएच पेपर की मदद से थोड़ा सा हीट करके, थोड़ा सा डिज़ोल्व करके, कलर देखकर वगैरह वगैरह, छोटे मोटे ऑब्जर्वेशंस के वाया, जैसे डॉक्टर कैसा करता है, छोटे मोटे सिम्टम्स के वाया आपको चेक करके बताते हैं ना कि डिसीज़ यहाँ पे हो सकती है, तो वैसे ही छोटे मोटे टेस्ट करके हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि 15 से 20 आयन्स की जो हमको लिस्ट दी गई है उसमें से ये कौन सा आयन हो सकता है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है 15 में से 6 आयन्स इस पर्टिकुलर प्रिलिमिनरी टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उन 6 में से कौन सा है आयन, ये कंफर्म करने के लिए हम लोग वहाँ पे एक सेकेंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट। जिसे हम लोग कौन सा टेस्ट कहते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट। क्या परफॉर्म किया जाता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो टेस्ट आपके 2 होते हैं, एक होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है, जैसे अगर आपके पास 15 आयन्स हैं तो 15 में से कुछ आयन्स उस प्रिलिमिनरी टेस्ट में फेल हो जाएंगे, यानी कि मान लेते हैं क्लोराइड आयन है लेट से, अगर मान लेते हैं क्लोराइड आयन का टेस्ट पॉजिटिव आया लेकिन ऑक्साइड का नहीं आया, तो आप श्योर हो जाते हो कि अच्छा ये चीज़ ऑक्साइड तो नहीं हो सकती, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इनमें से कुछ होगी, उसके भाई बंधुओं में से कुछ होगी। बट क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड इनमें से कौन होगी, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो 2 टेस्ट होते हैं, वन इज प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड अनदर वन इज कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। अच्छा मैडम ये प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या है या प्रिलिमिनरी टेस्ट में होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो देखो प्रिलिमिनरी टेस्ट में आप वेरियस चीज़ें करते हो। आपको जो सॉल्ट दिया गया है आप उस पर्टिकुलर सॉल्ट का क्या करते हो, कलर ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, बराबर, आप उसका क्या करते हो, कलर ऑब्जर्व करते हो। जैसे मान लेते हैं आपको सॉल्ट दिया, आपको एकदम मोर का कैसा कलर होता है, ब्लू, अगर आपको वैसा दिख रहा है तो आपका कॉमन सेंस कहेगा कि अच्छा, अपने चार्ट को देखते हुए कि अच्छा ब्लू कलर का सॉल्ट ये हो सकता है। आप सारे के सारे जो वाइट कलर के सॉल्ट्स होंगे, जो रेड कलर के सॉल्ट्स होंगे, जो येलो कलर के सॉल्ट्स होंगे, उन सारे सॉल्ट्स को आप रिजेक्ट कर देंगे और उस कलर के बेसिस पे आप बोलेंगे कि अच्छा ये ब्लू कलर का दिख रहा है, मतलब ये शायद कॉपर 2+ का सॉल्ट हो सकता है, शायद कॉपर का सॉल्ट ये हो सकता है। अब कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में कि ये कौन सा आयन हो सकता है, ठीक है, कौन सा आयन ये हो सकता है, फिर कलर के बेसिस पे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की आप कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार कलर हेल्पफुल नहीं होता। जैसे मान के चलिए आपको जो सॉल्ट दिया हुआ है वो सॉल्ट आप लोगों का कैसा है, कलरलेस है, वाइट है, तो आप वाइट सॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वाइट तो बहुत सारे होते हैं। फिर तो ऐसे केस में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा
कलर वाली ऑब्जर्वेशन आपके लिए हेल्पफुल हो, कई बार ये कलर वाली ऑब्जर्वेशन आपके लिए हेल्पफुल नहीं होती है। फिर ऐसे में हम क्या करेंगे? तो ऐसे में फिर आप एक दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हो। आप कई बार उस पर्टिकुलर सॉल्ट को क्या करते हो, हीट करके देखते हो, आप उसकी हीटिंग परफॉर्म करके देखते हो, हीटिंग टेस्ट आप उसका करके देखते हो। हीटिंग टेस्ट जब करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि हीटिंग टेस्ट करने से आखिर उस सॉल्ट के अंदर क्या चेंज आया, कहीं कोई गैस तो इवॉल्व नहीं हुई। अच्छा, अगर गैस इवॉल्व हुई, लेट्स से कोई गैस इवॉल्व हो रही है, उस गैस को हम लोग सूंघते हैं। सूंघने की ज़रूरत ही नहीं होती है, नाक में खुद ही स्मेल आ जाती है ना। जैसे अगर H2S गैस इवॉल्व हो रही होगी तो सड़े हुए अंडों की बदबू, अगर SO2 गैस इवॉल्व हो रही होगी तो टायर के जलने वाली स्मेल, है ना। अलग अलग प्रकार की। कई बार हमको गैस जो इवॉल्व होती है, उस इवॉल्व होने वाली गैस के कलर्स दिखने लगते हैं। तो गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है उसके कलर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा, ज़रूर ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, मतलब फलाना फलाना चीज़ इसके अंदर हो सकती है। कई बार गैस में से स्मेल भी नहीं आती है, कई बार गैस में से कलर भी नहीं आता है। तो ऐसे केस में हमको फिर ये सोचना पड़ता है कि बिना कलर वाली, बिना स्मेल वाली गैस बबल्स दिखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा, यहाँ पे क्या हो सकता है, CO2 गैस हो सकती है, यहाँ पे क्या हो सकती है, CO2 गैस हो सकती है। तो आप हीटिंग टेस्ट परफॉर्म करते हो ताकि उस हीटिंग टेस्ट के बेसिस पर आप गैस का क्या देख सको, जो गैस बाहर हो रही है, निकल रही है, उसका कलर आप देख सको, आप उस पर्टिकुलर गैस का ओडर चेक कर सको, स्मेल चेक कर सको, आप उस गैस को एक टेस्ट परफॉर्म कर सको, जैसे लाइम वाटर टेस्ट, ताकि मिल्की मिल्की हो जाए चीज़ें, या फिर आपका वो हाइड्रोजन गैस वाला टेस्ट जिसमें पॉपअप साउंड सुनाई आता है ना, जो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, है ना। ये आप कर सकते हो। या फिर हो सकता है कि आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गैस ही निकलती हुई ना दिखे, आपको हो सकता है वहाँ पे उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में जब आप उसको हीट कर रहे हो, तब वहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई क्रिस्टल के अंदर कोई चेंज देखने को मिले, चेंज आपको ऑब्जर्व होने को मिले। किसमें? सॉल्ट केस में, कि सॉल्ट में देखो यार, ये फलाना फलाना ना बहुत बड़ा सा मेरा क्या हो गया है, चेंज आ गया है। उसके बेसिस पे आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, राइट। आप उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, अच्छा, कि ये चीज़ हो सकती है, राइट। या फिर आप कोई अदर टेस्ट परफॉर्म करते हो। आप क्या करते हो? आप अदर ड्राई टेस्ट परफॉर्म करते हो, या फिर मैं कहूँ कि आप लिटमस टेस्ट परफॉर्म करते हो। आप लिटमस पेपर को थोड़ा सा गीला कर लेते हो, और थोड़ा सा गीला करने के बाद आप उस सॉल्ट के ऊपर उसे लगा देते हो, और आप देखते हो कि लिटमस पेपर में क्या चेंज आया, रेड टू ब्लू हुआ कि ब्लू टू रेड हुआ, या फिर नो चेंज आया। तो इसके बेसिस में आपको एक काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाता है कि जो सॉल्ट आपके पास है, ये सॉल्ट मेरा एक एसिडिक सॉल्ट है, या फिर ये मेरे पास जो मुझे मिला है ये मेरा एक बेसिक सॉल्ट है, या फिर ये मेरा एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ये वो प्रिलिमिनरी टेस्ट है जिनके बेसिस पे आप ये पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हो काफ़ी हद तक कि ये पर्टिकुलर आयंस इन्वॉल्व हो सकते हैं इस सॉल्ट के अंदर। लेकिन अभी आप श्योर नहीं हो, क्योंकि कई बार कैसा होता है, जैसे जब हम लोग प्रैक्टिकल करते थे 11वीं और 12वीं में, कायदे से किसी भी प्रकार के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स को करने के लिए आपको डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग करना चाहिए। बट 11वीं 12वीं में हमारे कॉलेज में डिस्टिल्ड वाटर का इंतजाम नहीं था, तो हम लोग नॉर्मल टैप वाटर का यूज़ करते थे। अब जो टैप वाटर होता है यार, उसमें क्लोराइड आयंस मौजूद होते ही हैं, है ना, बराबर। जो आपका टैप वाटर होता है उसमें बहुत सारे आयंस पहले से मौजूद होते हैं। तो जब हम लोग सॉल्ट का टेस्ट करते थे तो हमारी जो टीचर्स होती थी उनको ये पहले से पता होता था, क्योंकि सॉल्ट उन्होंने ही बनाया है ना, उनको ही पता होता है, तो उनको अच्छे से पता होता था कि ये सॉल्ट में कौन से आयंस मौजूद होते हैं। कई बार जब हम टेस्ट करते थे तो हम अपने रिजल्ट को मैडम के पास रिपोर्ट करते थे कि मैम, अय्यर मैम थी हमारी धर्मपेट साइंस कॉलेज में, कि हमारा ये पर्टिकुलर आयन आया है, ठीक है। तो वो बोलती थी नहीं, हम कई बार टेस्ट करते थे और भी बाकी लोग करते थे, सब लोग रिपोर्ट करते थे मैडम ये आया, ये आया, ये आया, बट उनको ये कंफर्म थी, वो श्योर थी कि यार ये नहीं है भाई,
तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो पानी का आप यूज़ कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर पानी इज़ नॉट एट ऑल अ डिस्टिल वाटर, उसके पास पहले से उसमें खुद के आयंस मौजूद हैं जिनकी वजह से वो टेस्ट आ रहा होता था। सो एक्चुअली में हमारे पास ये एरर उस वक्त होती थी 11th में। फिर हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसमें भी हम यही सारे टेस्ट परफॉर्म्स करते थे, बल्कि थोड़ा लेवल अप हो गया है ना। तो ऐसे केस में वहाँ पे हम लोगों को डिस्टिल वाटर की सुविधा मिली। खैर, तो उस दौरान हम लोगों की ये जो समस्या थी कि पहले से उसके अंदर कोई आयन मौजूद होगा हमारे पानी में, ये वाली हमारी सॉल्व हो गई। लेकिन हमने जिस आयन को चूज किया है कि हाँ ये वाला आयन मेरे इस पर्टिकुलर सॉल्ट में हो सकता है, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए बहुत सारे कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, राइट। आप अगर कैटायंस की बात करते हो तो कैटायंस के अलग कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। देखो, अगर आप किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के टेस्ट कराने के लिए अगर आप लैब में गए हो तो सारे डिसीज़ का टेस्ट एक ही तरीके से थोड़ी नहीं होता है, हर डिसीज़ का टेस्ट अलग अलग तरीके से होता है ना। डायबिटीज़ पता करनी है अलग तरीका, हीमोग्लोबिन पता करना है अलग तरीका, थायराइड पता करना है अलग तरीका, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वैसे ही अगर आपको किसी कैटायन को कंफर्म करना है कि हाँ भाई तेरा मैं कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहा हूँ, तो हर कैटायन का कंफर्मेटरी टेस्ट अलग होगा और आपके हर अनायंस का कंफर्मेटरी टेस्ट अलग होगा। घबराओ मत कि अरे यार मैम ये तो कैटायंस और अनायंस के इतने सारे कंफर्मेटरी टेस्ट हम याद करेंगे। याद हो जाता है, आपको एक्चुअल में कोई थ्योरी पेपर तो लिखना नहीं है। आपको अगर चीज़ें सिर्फ याद ही हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर से भी काफ़ी हद तक, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी है। अब आते हैं हम लोग हमारे मेन मुद्दे पर। हमें हमारे सिलेबस में कैटायंस का कंफर्मेटरी टेस्ट भी पढ़ना है, हमें हमारे सिलेबस में अनायंस का भी कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ना है। लेकिन शुरुआत जो हम हमारे क्लास की करने वाले हैं वो करने वाले हैं अनायंस से। ठीक है, वो हम करने वाले हैं अनायंस से। तो मैं आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट भी पढ़ाऊंगी, मैं आपको कंफर्मेटरी टेस्ट भी पढ़ाऊंगी, मैं दोनों पढ़ाने वाली हूँ। बट अगर मैं अनायंस की बात करूँ, अनायंस अपने आप में मतलब हमारे पास जितने भी हमारे सिलेबस में अनायंस हैं, हम हमारे सिलेबस के अनायंस को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, हम हमारे अनायंस को टोटल 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्लास ए का अनायन। कई किताबों में आपको क्लास ए ना लिखते हुए रोमन नंबर्स में ऐसा 1 लिखा हुआ मिलेगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हम अनायंस को दूसरी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, क्लास बी का अनायन या फिर रोमन नंबर में 2। और तीसरा हमारा अनायन होता है क्लास सी का अनायन या फिर आपके रोमन नंबर्स में 3। ऐसा कतई ना सोचें कि कोई कैटेगरी है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, या अच्छी क्वालिटी का या बुरी क्वालिटी का, ऐसा नहीं है। हमारे पास हमारे सिलेबस में जितने भी अनायंस हैं उनमें से मान के चलिए आपके पास कुछ अनायंस हैं जिनको आपने क्या कर दिया, आपने जिनको कैटेगराइज कर दिया। जैसे होता है ना क्लासेस में ग्रुप्स बना दिए जाते हैं कि तुम इस क्या कहते हैं उसको, स्कूल्स में जो होता है यार उसको क्या कहते हैं, जो परेड में अलग अलग हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, है ना, ऐसा कैटेगरी कर देते हैं ना। तो वैसे ही हम लोगों ने हमारे कुछ अनायंस को कैटेगराइज कर दिया कि तुम ये वाली कैटेगरी में रहोगे, तुम वो वाली कैटेगरी में रहोगे। ये कोई क्वालिटी नहीं है कि मैडम ये अच्छी क्वालिटी का अनायन है, मैडम ये गंदी क्वालिटी का अनायन है, ऐसे कोई कैटेगरी नहीं है। ये जो कार्य किया गया ये हमारे द्वारा किया गया। जैसे कि अगर आपके पास कार्बोनेट्स हैं CO3 नेगेटिव, अगर आपके पास सल्फाइट है SO3 नेगेटिव, अगर आपके पास सल्फाइड है यानी कि S2 नेगेटिव, है ना, अच्छा S2 नेगेटिव नहीं, S2 नेगेटिव, अगर आपके पास नाइट्राइट है यानी कि एक मिनट अरे यार इसका ना थोड़ा सा चार्जिंग ख़त्म हो गया है, 2 मिनट रुको, चार्ज कर लेती हूँ मैं इसको। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मान लेते हैं अगर आपके पास नाइट्राइट है। हाँ, अब अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसको यही नहीं पता कि मैडम नाइट्राइट हम किसे कहते हैं, लेट्स से अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसको यही नहीं पता कि नाइट्राइट आप कहती किसको हो, तो भाई वो धन्य है वो आत्मा। ठीक है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो ऐसे में तो दिक्कत आएगी। नाइट्राइट NO2 नेगेटिव। ठीक है, अगर मान के चलते हैं आप लोगों के पास थायोसल्फेट है, रेडॉक्स में थायोसल्फेट आयन, ये कई बार आपने सुना होगा रेडॉक्स में। ठीक है, बराबर ये क्या होता है, ये होता है H2O3 2 नेगेटिव, राइट। ये अगर आपके पास एक थायोसल्फेट है, अगर मान के चलिए आपके पास ऑक्सलेट है यानी कि C2O4 2 नेगेटिव, और भी बहुत सारे हो सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन पर्टिकुलर आयंस को हम लोग क्लास A या फिर मैं कहूँ हम लोग इन आयंस को क्लास 1 की कैटेगरी में डालते हैं। अब तुम कहोगे कि मैडम आपने इनको क्लास A या फिर क्लास 1 की कैटेगरी में क्यों डाला, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, या फिर आपका मन कर रहा था कि मैडम इसको क्लास A की कैटेगरी में डाल देते हैं और आपने डाल दिया। ऐसा कुछ हुआ है क्या, ऐसा कुछ किया है क्या मैंने? आपने आखिर इनको क्लास A वाली कैटेगरी में डाला क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि क्लास A की कैटेगरी में हम उन आयंस को डालते हैं जिन आयंस में अगर या फिर उन आयंस के सॉल्ट में अगर हम लोगों ने डाइल्यूट H2SO4 या फिर उन आयंस में हमने डाइल्यूट HCl अगर डाला होता, ठीक है, उस सॉल्ट में हमने डाइल्यूट H2SO4 या फिर उस सॉल्ट के पाउडर में अगर हमने डाइल्यूट HCl अगर डाला होता और डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl के डलने के बाद, ठीक है, उस एसिड के डलने के बाद अगर मान के चलते हैं वहाँ पे किसी प्रकार की आपको गैस इवॉल्व होती हुई दिख रही है, ठीक है, आपको वहाँ किसी प्रकार की गैस इवॉल्व होती हुई दिख रही है, या फिर आपको वहाँ पे किसी प्रकार के एफरवेसेंस दिख रहे हैं। एफरवेसेंस का मतलब होता है बबूले, छोटे छोटे बबूले नहीं, बबल्स, किसी प्रकार के एफरवेसेंस अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे आयंस जो इस प्रकार के एफरवेसेंस से इस प्रकार की गैस को शो करते हैं उन्हें क्लास 1 की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, बराबर, उन्हें क्लास 1 की कैटेगरी में डाला गया है। आप घर में ट्राई करके देख सकते हो। तुम्हारे घर में बेकिंग सोडा होगा ना, सब लोग जानते हैं बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी कि उसके अंदर मौजूद होता है बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं HCO3 नेगेटिव। अगर आप उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़िए, नींबू यानी कि आपका कौन सा वाला एसिड, सिट्रिक एसिड है ना, तो जब नींबू निचोड़ेंगे तो आपको बेकिंग सोडा में देखना छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे। दैट बबल्स इज बेसिकली आपका एफरवेसेंस। अब क्योंकि नींबू के अंदर जो एसिड है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको बबल्स थोड़े कम दिखें, बट दिखेंगे ज़रूर। इसके अलावा एसीटेट, CH3COO नेगेटिव। तो क्लास A की कैटेगरी में उन आयंस को रखा जाता है जो एसिड डाइल्यूट वाला डालने पर इस तरीके का कुछ शो करके आपको दिखाते हैं। डन। अच्छा, अब आते हैं हम लोग क्लास 2 वाली कैटेगरी में। क्लास 2 वाली जो कैटेगरी है ये भी गैस इवॉल्व करके देती है। अरे मैडम, अगर क्लास 2 वाली कैटेगरी भी गैस इवॉल्व करके देती है तो आपने क्लास 2 वाली कैटेगरी को क्लास 1 में क्यों नहीं रखा? आप ज़बरदस्ती के ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ? तो देखो, क्लास 2 की कैटेगरी में उन लोगों को रखा जाता है जो लोग डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl डलने के बाद एफरवेसेंस शो नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही आप उनमें कंसंट्रेटेड एसिड डालते हो तो कंसंट्रेटेड एसिड डालने पे वो एफरवेसेंस देते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है, नहीं हो रहे हैं, फिर हम उन्हें डाइल्यूट एसिड में हॉट वाटर में डिज़ोल्व करके देखते हैं, हो जाते हैं डिज़ोल्व। कई बार हॉट वाटर में भी नहीं होते, तो हम उनको क्या करते हैं, हम डाइल्यूट एसिड में इवॉल्व करके देखते हैं, मतलब डिज़ोल्व करके देखते हैं, नहीं होते, फिर हम कंसनट्रेटेड में करके देखते हैं, राइट। तो वैसे ही पहले हमने ये देखा कि कौन कौन से आयंस के सॉल्ट डाइल्यूट एसिड्स के साथ गैस इवॉल्व करने में सक्षम है, उन्हें हमने क्लास 1 की कैटेगरी में डाल दिया, और जो हमारे सक्षम नहीं थे
ठीक है, उन लोगों को जो लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों को हम लोगों ने कहा कि अच्छा तुम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने बोला नहीं मैडम, हम लोगों को गैस इवॉल्व हम करके तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसनट्रेटेड HCl की ज़रूरत है, तब हम लोग गैस इवॉल्व करके देंगे। ठीक है, हम एवी गैस इवॉल्व नहीं करके देंगे, हम हमारी गैस तब इवॉल्व करके देंगे जब हम हमारे अंदर कंसनट्रेटेड एसिड डालोगी तब। तो ऐसे आपके सॉल्ट या उनके अंदर ऐसे आयंस जो तब गैस इवॉल्व करके देते हैं जब आप उनमें कंसनट्रेटेड एसिड डालते हो, उन्हें क्लास 2 की कैटेगरी में डाला जाता है। कौन कौन आता है क्लास 2 की कैटेगरी में? फ्लोराइड, ठीक है, ये आते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, मतलब जितने भी आपके हेलाइड्स हैं ये कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्ट करते हैं। नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब होता है NO3 निगेटिव। सोचो, नाइट्राइट ये आप लोगों का कहाँ पे है? नाइट्राइट आप लोगों का कहाँ पे है? नाइट्राइट क्लास 1 के इसमें है, लेकिन नाइट्रेट आप लोगों का कहाँ पर है? ये क्लास 2 की कैटेगरी में। ये कहाँ पे है? क्लास 2 की कैटेगरी में। और भी आयंस हो सकते हैं, मैंने थोड़े कम लिखे हैं, ठीक है, बट इट डजंट मीन्स कि मैडम ये और नहीं हो सकते, और भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि बोरेट BO3 नेगेटिव, ये भी आपका हो सकता है ना। तो ये वो लोग होते हैं, ठीक है मैम, ये क्लियर है। अब बात आती है कि ये क्लास C क्या है। आप क्लास C की कैटेगरी में किन आयंस को डाल रहे हो? हु आर दे क्लास C वाले आयंस? तो क्या कंसनट्रेटेड एसिड के आगे भी कुछ होता है क्या? देखो, एक होता है डाइल्यूट एसिड, एक होता है कंसनट्रेटेड एसिड, और तो कुछ नहीं होता मैडम। अब लेकिन फिर C कैटेगरी में कौन आता है? C कैटेगरी में उन लोगों को रखा जाता है जो किसी भी प्रकार की गैस इवॉल्व नहीं करते। नो गैस, मतलब आप उनमें डाइल्यूट एसिड डालो या आप उनमें कंसनट्रेटेड एसिड डालो, उन लोगों में गैस इवॉल्व नहीं होती। बट हाँ, हो सकता है कि वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई PPT बनती हुई दिख जाए, है ना। कुछ डालने पर आपको वहाँ पे क्या देखती हुई दिख जाए? PPT बनती हुई दिख जाए। तो ऐसे पर्टिकुलर लोगों को हम लोग कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? हमारी क्लास C की कैटेगरी में डालते हैं। मैडम क्या डालने से PPT बनेगी? यार वो तो मुझको नहीं बात पता कि क्या डालने से PPT बनेगी, क्योंकि हर चीज़ के PPT बनने का रिएजेंट अलग होता है ना। सब रिएजेंट डालने से PPT बन जाती है ऐसा तो होता नहीं है। हर चीज़ के PPT बनने के लिए उसका जो रिएजेंट होता है वो अलग होता है। सब लोग सेम चीज़ से PPT बनाते हैं ऐसा नहीं होता। बट अगर मान लेते हैं कुछ रिएजेंट्स डाले, क्योंकि सबके रिएजेंट्स अलग अलग होते हैं, तुम बोलोगे हमें कैसे पता किसका रिएजेंट क्या होता है? मैंने अगेन कहा, प्रैक्टिकल धीरे धीरे करते करते चीज़ें याद हो जाती हैं। तो अगर आपने कुछ रिएजेंट्स डाले और उन रिएजेंट्स को डालने से कोई गैस भी नहीं निकली और PPT अगर बन रही है, तो उन्हें क्लास 3 की कैटेगरी में डाला जाता है। और ऐसे लोग जनरली आप लोगों के होते हैं सल्फेट्स। हम लोग जानते हैं ना सल्फेट कितनी ज़्यादा या कितनी सारी जगह पे PPTs बनाता है। हाँ, ये तो हम जानते हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के और कौन होते हैं? आप लोगों के वहाँ पे होते हैं फॉस्फेट, ठीक है। वहाँ पे क्या होते हैं? फॉस्फेट, ठीक है। तो ये PO43 नेगेटिव, ये भी क्लास 3 की कैटेगरी में लाइक करता है। तो इस तरीके से अनायंस को, ठीक है, इस तरीके से अनायंस को हम लोगों ने आज की क्लास में ये सीखा कि किस तरीके से आपने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। सिमिलरली अभी आपको इन्हीं अनायंस के, इन सारे अनायंस के प्रिलिमिनरी टेस्ट भी पढ़ने हैं और इन्हीं अनायंस के कन्फर्मेटरी टेस्ट भी पढ़ने हैं। देखो होता कैसा है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना एक अलग बात होती है और इन सारी चीज़ों को एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना वो एक अलग ही लेवल की चीज़ होती है, ठीक है। तो अभी ऐसा लगेगा कि कितना थेरी वाला पार्ट है, जब लेकिन अगर आप अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको ये बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही प्यारा, आपको मज़ा आएगा। अरे वाह यार, क्या बढ़िया चीज़ है, यू विल लव डूइंग इट, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है ये काम करना। खैर मुझे तो पसंद है, आपका मुझको नहीं पता, है ना। अच्छा, अब मैडम जो कैटायंस होते हैं, क्या आप कैटायंस को भी कैटेगराइज करती हो क्या? हाँ, जिस तरीके से हमने अनायंस को कैटेगराइज किया है, हम लोग हमारे कैटायंस को भी कैटेगराइज करते हैं।
अच्छा, कैटायंस को भी, यस, कैटायंस को भी कैटेगराइज किया जाता है। कैटायंस भी कैटेगराइज होते हैं, उनके भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरीके से आप उनके भी क्या करते हो, ग्रुप्स बनाते हो। वो मैडम आपने वो ग्रुप्स किस बेसिस पे बनाए? खैर, जब हम लोग कैटायंस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम इस पर और डिटेलिंग, या मैं कहूँ और डिटेल में बातचीत करेंगे। बट राइट नाउ के लिए आपको अगर सिर्फ इतना पता है कि हाँ, कैटायंस को भी कैटेगराइज किया जाता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें आप ग्रुप्स बनाते हो, इनमें भी ग्रुप बनते हैं इस तरीके से, ग्रुप 1 का कैटायन, ठीक है, बराबर। अच्छा, उसके बाद आपके पास वहाँ पे क्या होता है, ये आता है ग्रुप 2 का कैटायन, ग्रुप 3 का कैटायन, इस तरीके से आप क्या करते हो, वहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट करते हो, ठीक है, बराबर। तो मैं लिख देती हूँ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड ग्रुप 0। यस, 0 ग्रुप वाले भी लोग होते हैं, 0 ग्रुप वाले भी लोग होते हैं, ठीक है। वो लोग भी होते हैं जो आपके इस 0 ग्रुप में लाइक करते हैं। खैर, तो कल की क्लास में हम लोग हमारा जो एनायंस है, एनायंस के प्रिलिमिनरी टेस्ट के साथ कल की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पर रोकते हैं। इसके आगे की क्लास में हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे।